दोस्तों, इस मूवी में कुछ ऐसी सच्चाई दिखाई गई थी कि इसे बैन कर दिया गया था। ये कहानी उन छोटी समाज की औरतों लड़कियों की नहीं बल्कि पूरे समाज के जमीर की है। ऐसी लड़कियां जिन्हें बेचा गया जैसे कोई सामान। और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक आदिवासी इलाके से। इस बस्ती में छोटी जाति के लोग रहते हैं और इस इलाके में शहरों से लोग आते हैं जो खुलेआम औरतों लड़कियों को खरीदकर मंडियों में बेचने के लिए ले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसी बस्ती का पता पूछते हुए एक आदमी वहां पर पहुंचता है जिसका नाम जय सिंह है। वो दिल्ली का रहने वाला है। वो वहां जाकर उस गांव के एक बिहारी नाम के आदमी से मिलता है। जय सिंह ने कहा कि मुझे एक लड़की चाहिए। तब बिहारी ने फौरन ही जवाब दिया कि लड़की तो मिल जाएगी, लेकिन सौदा थोड़ा महंगा होगा क्योंकि ये लालचियों का इलाका है। और फिर बिहारी जय सिंह को तांगे पर बिठाकर दूर एक बस्ती में लेकर जाता है। रास्ते भर बिहारी जय सिंह से औरतों के बारे में बड़ी चीप बातें कर रहा था, जैसे वो लोग औरत को इंसान समझते ही नहीं। इनके लिए वो तो एक सामान है जिसे आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है। खैर, कुछ घंटों की दूरी तय करके वो उस बस्ती में पहुंच जाते हैं। बिहारी उस घर में जाकर उनकी इजाजत लेकर आता है और फिर जय सिंह भी उसके साथ चला जाता है। घर के अंदर से एक पिता अपनी बेटी को लेकर आता है। जय सिंह ने उस लड़की को देखा। तभी अंदर एक कमरे से किसी के खांसने की आवाज आई और उस कमरे में कमला नाम की एक लड़की थी। कमला एक सीधी सादी आदिवासी लड़की है जिसे खुद नहीं पता कि उसका जीवन किस मोड़ की तरफ जाने वाला है। जय सिंह ने कमला को देखते ही कहा कि मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। और फिर जय सिंह ने कमला को 250 रुपए में खरीद लिया। कमला ने अपने थोड़े से कपड़े पोटली में बांध लिए। जय सिंह ने उससे कहा कि आकर हमारे साथ तांगे में बैठ जाओ, लेकिन बिहारी ने उसे बताया कि आपके साथ नहीं बैठेगी, कि ये नीची जाति की है और इन्हें बड़े लोगों के साथ बैठने की इजाजत नहीं है। ये तो बड़े लोगों की पैर की जूती है। और वो तांगे के पीछे पीछे चलने लगी। उसका यूं नंगे पैर दौड़ना दिल को झकझोर कर रख देता है। वहां से जय सिंह उसे ट्रेन में बैठाकर दिल्ली ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम दिल्ली में जय सिंह के परिवार को देखते हैं। ये है उसकी पत्नी सरिता और ये सरिता के पिता, जो कुछ दिन के लिए उसके पास रहने के लिए आए हैं। जय सिंह एक फेमस जर्नलिस्ट है और जिस कंपनी के लिए वो काम करता है उन्हीं की तरफ से ये बंगला भी उन्हें मिला है। जय सिंह अपने काम की वजह से वो कई दिनों तक घर वापस नहीं लौटता, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद सरिता को ये खबर मिली है कि जय सिंह आज ही अपने घर वापस आ रहा है। अपने पति की आने की खबर सुनकर सरिता काम वाली के साथ उसका मनपसंद खाना बनाने में लग जाती है और इस तरह जय सिंह कमला को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। रास्ते में जय सिंह ने कमला को चप्पल भी लेकर दिए, लेकिन उसने उन्हें पहना ही नहीं। वो अपने परिवार से मिलने में बिजी हो जाता है। वो चुपचाप अंदर आकर बड़ी ही शांति से बैठ जाती है। घंटों बीत गए, लेकिन जय सिंह को जैसे कमला के बारे में कोई खबर ही नहीं। वो उसे यहाँ लाकर बिल्कुल भूल ही गया। तभी उसे याद आया कि वो अपने साथ एक सामान भी लेकर आया है। सामान नहीं, चलो कमला कह देते हैं। और अभी भी कमला वहीं पर बैठी हुई थी। जय सिंह ने अपनी कामवाली से कहा कि ये मेरे साथ आई है, इसके खाने पीने का इंतजाम कर दो, अब से ये यहीं रहेगी। उसने इस बारे में अपनी पत्नी सरिता को भी और ज्यादा कुछ भी नहीं बताया कि आखिर वो इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आया है। वहीं उनकी कामवाली को चिंता है कि उसके साहब कहीं नई कामवाली तो नहीं ले आए और मुझे वो काम से निकालना चाहते हैं। सबके सब अपनी अपनी सोच में डूब गए कि लड़की कहाँ से और कैसे लाई गई है, लेकिन जय सिंह ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। कमला को उसकी कामवाली के कमरे में रहने को कहा गया और जब तक उसे बुलाया ना जाए वो कमरे से बाहर ना निकले। लेकिन जब कमला खिड़की के बाहर दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों को देखती है तो उसकी मासूम आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। वो नहीं समझ पा रही कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। और फिर जय सिंह अपने साथी को कॉल करता है और उससे कहता है कि हमें जैसी लड़की चाहिए थी वैसी ही मिल गई है। ये सारी बातें सरिता नोट कर रही थी और अगली सुबह उसने ये बात जानने की जिद की कि आखिर आपका प्लान क्या है। तब जय सिंह ने उसे बताया कि मैं कमला को इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि मैं आज उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करना चाहता हूँ और वो उसे खरीद कर लाया है, ये साबित करने के लिए कि सती सावित्रियों के देश में
आज भी औरत को खरीदा और बेचा जाता है। आज भी कंगाली गांव के जिलों में उसके जिस्म की बोलियां लगाई जाती हैं और औरत की कीमत एक जोड़ी बैल से भी कम है। लेकिन यहाँ सरिता का सवाल है कि क्या ये साबित करने के लिए एक औरत को खरीदना जरूरी था? तब जयसिंह ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि पुलिस हमेशा सच्चाई को नकार जाती है। वो यही कहती है कि अखबार वाले अपने अखबार को सनसनी खबर बनाने के लिए कुछ भी छाप देते हैं, और सरकार कहती है कि उसे तो इस बात की जानकारी भी नहीं। और आज मैं साबित कर दूंगा कि सच्चाई क्या है। मैं कमला को अपने साथ वहाँ लेकर जाऊंगा और वो खुद ही बता देगी कि वो अपने गांव से मेरे साथ क्यों आई है और उसे कैसे लाया गया है। कुछ देर के बाद जयसिंह कमला को अपने पास बुलाता है और उसे समझाता है कि मैं कुछ देर के बाद तुम्हें लोगों की भीड़ में लेकर जाऊंगा। वहाँ तुमसे कुछ सवाल किए जाएंगे और तुम्हें उन सब का जवाब देना होगा। कमला भीड़ में जाने के लिए तैयार नहीं है। वो तो चाहती है कि आप मुझे खरीद कर लाए हैं तो बस मैं आपके पास ही रहूंगी। लेकिन जयसिंह ने उसे बहुत समझाया और कुछ देर के बाद सरिता कमला को लेकर आती है। लेकिन जब जयसिंह ने कमला को देखा तो वो भड़क उठा, क्योंकि सरिता ने उसे अपनी साड़ी पहनने को दे दी थी। सरिता ने उसे अपने कपड़े इसलिए दिए क्योंकि उसके इस कपड़ों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जबकि जयसिंह चाहता था कि वो उसे जैसी लेकर आया है वैसे ही सबके सामने पेश करे। उसने तुरंत ही कमला को अपने पुराने कपड़े पहनने को कहा और वहाँ से वो अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गया। और फिर उसने कमला को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने पेश किया। लोग कमला की तस्वीरें खींच रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे फिर से सबके सामने बेच दिया जा रहा है। लेकिन इस बार कागजों और कैमरों के जरिए सभी मंत्रियों को और पूरे देश में ये खबर फैल चुकी है कि औरतों को किस तरह खरीदा और बेचा जाता है। इस बात का कमला एक जीता जागता सबूत बन चुकी थी। लेकिन अब वो इंसान नहीं रही। वो वहाँ सिर्फ इसलिए खड़ी थी ताकि कोई पत्रकार हेडलाइन बना सके, कोई संपादक स्टोरी चला सके, कोई नेता इसके जरिए नारे दे सके। उससे पत्रकारों ने तरह तरह के सवाल पूछे और अब जो कुछ जयसिंह ने सोचा था वैसा ही हुआ। इसलिए वो घर आकर अपनी जीत की पार्टी मनाता है। लेकिन सरिता को ये सब बुरा लग रहा था कि आखिर उस बेचारी का क्या कसूर था। सबके सामने उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन वही जयसिंह को लगता है कि उसे कौन सा कुछ समझ आता है। इस बात को लेकर जयसिंह और सरिता के बीच झगड़ा हो जाता है और सरिता नाराज होकर बाहर बैठ जाती है। तभी उसके पास कमला आती है। कमला इतनी मासूम है कि उसे ये भी नहीं पता कि औरतों की शादियां भी की जाती हैं। और वो सरिता से पूछने लगी कि मालिक, आपको कितने रुपए में खरीद कर लाए हैं? आप तो बहुत सुंदर हैं, आपके ज़्यादा पैसे लगे होंगे। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। ये घर, मेरे यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। मैं तो बस यहीं रहना चाहती हूँ। उसने सरिता से उसके बच्चों के बारे में भी पूछा, लेकिन उनकी शादी के इतने साल हो गए हैं पर अभी भी कोई बच्चा नहीं है। कमला ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, जब मेरा बच्चा होगा तो उसे आप ले लीजिए। सरिता को उसकी बातें सुनकर हैरानी भी हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसे समझ भी रही थी कि शायद वो जिस माहौल से आई है वहाँ ऐसा होता होगा। और कमला ने उससे ये भी कहा कि आज मालिक जिस तरह हमें बाहर लेकर गए थे, हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं घर के सारे काम कर लूँगी, लेकिन मालिक के साथ आप बाहर जाया करें। और फिर अगले दिन जयसिंह को बधाइयाँ मिलने लगी और अब उसका काम पूरा हो चुका था। उसने सरिता से कहा कि मैं कमला को नारी आश्रम ले जा रहा हूँ, अब से वो वहीं रहेगी। सरिता ने कहा कि वो हमारे घर भी रह सकती है, जैसे हमारी काम वाली रहती है। लेकिन वही जयसिंह का मानना है कि यदि वो यहाँ रहेगी तो हमारा केस कोर्ट में कमजोर पड़ सकता है। सब जानते हैं कि मैंने कमला को खरीदा है और सरकार मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि कानून की नज़र से बेचना जुर्म हो या ना हो, लेकिन खरीदना जुर्म माना जाता है। और वो ये चाहता भी है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे ताकि उसकी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मिले। लेकिन यहाँ कमला की मर्जी के बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। जयसिंह ने कहा कि वो मेरी मर्जी से यहाँ आई थी और अब मेरी मर्जी से यहाँ से वापस जाएगी। और फिर वो कमला को लेकर नारी आश्रम पहुँच गया। जब वो वहाँ छोड़कर उससे जाने लगा तो कमला रोने लगी और कहने लगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। जयसिंह ने उससे कहा, कुछ दिन के लिए तुम्हें यहीं रहना होगा और फिर मैं यहाँ से तुम्हें ले जाऊंगा।
कुछ दिन यूं ही बीतते हैं और अब कमला बड़े बड़े लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही थी। इसलिए कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में उसे नारी आश्रम से गायब करा दिया। और जब इस बात की खबर जयसिंह तक पहुंचती है तो वो भी बहुत परेशान हो जाता है। और अब सभी जगह यही खबर फैल गई थी कि कमला गायब हो चुकी है। लेकिन वही जयसिंह के न्यूज़पेपर पर कमला की कोई हेडलाइन नहीं है। उसे तो उसकी जॉब से ही निकाल दिया गया। इस पूरे सफर में वह खुद भी एक आत्ममंथन से गुजरता है और कमला के साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार अपने आप को मानता है। कमला का अंत में गायब हो जाना यह दिखाता है कि समाज ने उस मुद्दे को भले ही देख लिया, पर कमला जैसी हजारों लड़कियां आज भी उस हकीकत में फंसी हुई हैं जिनका कोई स्थायी हल नहीं निकला। भारत में 1986 में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ITPA को लागू किया गया, जो देह व्यापार और मानव तस्करी के खिलाफ सख्त कानून है। इसके अलावा 2018 में एक बिल पास हुआ, लेकिन यह कानून भी जमीनी स्तर पर 100% लागू नहीं था। और फिर NGO और जागरूकता अभियानों के कारण कई मंडियां बंद हुई। मगर गरीबी, अशिक्षा और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण मानव तस्करी की जड़ें आज भी मौजूद हैं। आज तस्करी का तरीका बदल गया है। अब धोखे, शादी के झूठे वादे और जॉब ऑफर्स के नाम पर लड़कियों को फंसाया जाता है। कमला जैसी कहानियां अभी भी भारत के सुदूर इलाकों में मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मीडिया और सोशल वर्कर्स की वजह से मुद्दा बार बार उजागर हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये मूवी अश्विन सरीन नामक पत्रकार की असली रिपोर्टिंग पर आधारित थी, जहां पर उन्होंने सच में जाकर एक आदिवासी लड़की को खरीदा था ताकि दुनिया को दिखा सके कि ये सब सच में हो रहा है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।